तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ ईशू जैन हैं, जो करेंटली पीएचडी कर रही हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स इनका बैकग्राउंड रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ईशू जैन के बारे में। ठीक है, अभी इसी साल इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट करी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CSIR नेट का एग्जाम इन्होंने फोड़ा है, एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ। AIR 43 ऑल इंडिया रैंक 43 इन्होंने अचीव करी है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड की, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, और गेट भी एग्जाम इन्होंने फोड़ा है। इनकी ऑल इंडिया रैंक 274 सब रही है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम इसी साल इन्होंने फोड़े हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई ईशू। थैंक यू। और आपका मधु गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और थैंक यू सो मच, आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। और जो भी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स लेने वाले हैं फ्यूचर में, उन सबको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले इशू हम स्टार्ट करेंगे बीएससी से। कि आपने बीएससी, मैं आप सभी को बता दूं, ईशू ने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स पास की है। ठीक है, डिग्री अचीव की है। तो ये आईआईटी जेम का ख्याल कैसे आया कि मेरे को आईआईटी से एमएससी करनी है, ये आपको कब पता चला? एक्चुअली जब मैं बीएससी स्टार्टिंग में थी तो मेरा मन था कि आई गो फॉर एमएससी और हायर डिग्री लाइक इन ओके। डीयू और एनी colleges. So then I started coaching in DIPS Academy. ओके। So here there was a preparation for IIT JAM. So I joined. ओके, सो मैं आप सभी को बता दूं, इन्होंने बीएससी थर्ड ईयर में कोचिंग से अपनी तैयारी स्टार्ट करी, प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और उसी ईयर में 700 रैंक इन्होंने अचीव करी। बट इनका जो मन कुछ और ही था कि मेरे को मैं और अच्छा कर सकती हूँ, तो इन्होंने एक ईयर का ड्रॉप लिया। और फिर आईआईटी जेम में ऑल इंडिया रैंक 56 अचीव करी। तो उस जर्नी के बारे में, और उस जो एक साल में आपने सीखा, जब आपने जर्नी स्टार्ट करी बीएससी थर्ड ईयर से, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी आईआईटी जेम की, और जब आपने AIR 56 रैंक अचीव करी, वहां तक की जर्नी में जो भी आप चीजें बताना चाहो आगे आने वाली जनरेशन को, कि आप ये मिस्टेक्स नहीं करें तो आप जल्दी अचीव कर लेंगे और अच्छा अचीव कर लेंगे। यस ईशु। एक्चुअली जब मैंने थर्ड ईयर में कोचिंग स्टार्ट की तो फिर उस टाइम पे तो ऐसे नॉर्मल कोचिंग क्लासेस असाइनमेंट्स जो है वो सब कर रहे थे, एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं तो अच्छा था। बट एक मिसिंग था कि हम लोग दिल्ली ट्रेवल करते थे डेली कोचिंग के लिए, तो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम कम मिल पाता था। ओके। तो इसलिए फिर एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम भी ऐसे ही कि भी ठीक है, फिर रैंक आ गई 700। फिर ओके। एनआईटी के लिए फॉर्म भी फिल किया कि एनआईटी मिल जाएगी, जयपुर रोकेला वगैरह अच्छी एनआईटीज थी। बट फिर था कि नहीं, एक बार और ट्राई कर सकते हैं, टाइम है अपने पास, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। और यहाँ से जो जहाँ मैं बीएससी करी थी वहाँ ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम था, ओके। तो मैंने वो भी ड्रॉप कर दिया कि मैं नहीं, मुझे नेक्स्ट ईयर एमएससी में यहाँ से नहीं कंटिन्यू करनी, तो मैं छोड़ रही हूँ। फिर ओके। उसके बाद फिर मैंने खुद सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने कहा चलो अब पूरा मटेरियल तो है, तो मुझे कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, अब मुझे खुद सेल्फ प्रिपेयर करना है। तो फिर ओके। मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो डेली ऐसे पढ़ रहे हैं, डेली कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, तो फिर हो गया। उस टाइम मैंने आईआईटी जैम मैथमेटिक्स और स्टैट्स दोनों दिए थे और दोनों क्लियर थे। यस। मैथ्स में AR 56 थी और स्टैट्स में AR 356। ओके, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही एग्जाम, मतलब यहाँ पे एक एग्जाम मतलब फोड़ना ही बहुत भारी चीज हो जाती है। ठीक है, और इन्होंने साथ में दोनों एग्जाम को फोड़ा एक तरीके से। ठीक है, तो ईशु, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लो जो भी स्टूडेंट जेएम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम में, तो आप उनको जैसे कुछ पॉइंट्स में सजेस्ट करना चाहोगे? ठीक है, अब आई नो कि बहुत टाइम हो चुका है, 2029 की बात है आई थिंक, इन्होंने जब रैंक अचीव करी है। ठीक है, तो लगभग 6 साल का बहुत लंबा समय है। ठीक है, और आई थिंक हम और दोनों एक ही एमएससी जो 2029 का बैच था उसी में थे साथ में। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, कि आईआईटी के से, आईआईटी कानपुर से इन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स करी है। ठीक है,
तो आप वो कुछ पॉइंट्स बताना चाहें इशू के आगे आने वाले स्टूडेंट्स को कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको पीवाईक्यू करने चाहिए या प्रैक्टिस में क्या आप प्रेफर कर सकते हैं, किन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना कि ऑनलाइन ज्यादा आ चुका है। ठीक है, उस टाइम पे तो इतना ऑनलाइन भी नहीं था, जैसा कि इशू दिल्ली जाती थी, ठीक है, कोचिंग के लिए, तो अप डाउन में भी टाइम लगता था। तो आजकल तो ऑनलाइन इतना ज्यादा है, बट जब ज्यादा कंटेंट हो जाता है ना तो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसका पढूं या उसका पढूं। तो आप उन स्टूडेंट्स को और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? यस। कि अच्छे से बेसिक को अच्छे से मतलब खुद से क्लियर करो, अच्छी अच्छी बुक्स करो, जैसे मैथ्स के लिए जो भी अच्छी बुक प्रेफर कर सकते हो उनसे अपनी बेसिक क्लियर करो। उसके बाद फिर अपने पीवीक्यूज और क्वेश्चंस जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो उतना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो उससे हो जाएगा। ज़्यादा वास्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी वो भी, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे एग्जाम में। यही तो मेन एक तो पॉइंट। एक डाउट रहता है स्टूडेंट्स का इशू की, है ना, कंप्लीट सिलेबस करना चाहिए या फिर हमको जैसे पीवाईक्यू में बहुत सारी चीजें हमको आइडिया लग जाती है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को जो मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस होता है जैम का वो पूरा एक बार कर लेना चाहिए अच्छे से? हाँ, एक बार कंप्लीट सिलेबस कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी रियल पार्ट इजी होता है, कभी प्योर पार्ट इजी होता है, कभी प्योर पार्ट इजी होता है, कभी अप्लाइड। तो ओके। प्योर पार्ट अगर नहीं हो रहा है तो अप्लाइड से क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम जब मैंने पहले दिया था तो उस टाइम प्योर इजी था, अप्लाइड टफ था, क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं हो रहे थे। पर नेक्स्ट टाइम अप्लाइड भी था और प्योर भी इजी था, मतलब मॉडरेट एग्जाम था, तो ओके। सो दोनों करने। बेसिकली आपको सिलेबस पूरा कवर करके जाना चाहिए, ठीक है, और उसमें से कोई सा भी पार्ट नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं कि वही बायो इनऑर्गेनिक, आप दो जो छोटे छोटे तीन तीन चैप्टर्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी नहीं छोड़ के जाएं तो आपको अच्छी रैंक अचीव होगी। तो इशू 5-6 रैंक अचीव हो गई, ठीक है, बहुत जब मेरी भी अच्छी रैंक आई थी तो बहुत खुशी का माहौल था हर जगह। ठीक है, घर में आसपास, ठीक है। तो उसके बाद आईआईटी कानपुर आपने चूज किया, तो आईआईटी कानपुर ही मतलब क्यों, ऐसा कुछ प्रेफरेंस थी या फिर मतलब ऐसा कुछ था आपके दिमाग में कि फ्रेंड्स का कुछ? नहीं, वो एक्चुअली जब ज्वाइन करना था तो ये था कि दिल्ली या कानपुर में से कोई। तो फिर प्रेफरेंस चेक की तो कानपुर का मैथ्स दिल्ली से अच्छा था, वहाँ की रैंक वगैरह, तो इसलिए कानपुर ऑप्शन में फर्स्ट डाल दिया। ओके। सो कोई भी मिल जाए। ओके। सो आईआईटी कानपुर दिल्ली दोनों ही मिल रहा था, तो उस टाइम पे और कहीं आपने इंटरव्यूज वगैरह दिए थे, ऐसा कुछ था या फिर कि हमको आईआईटीज में ही जाना है ऐसा? नहीं, आईआईसी बैंगलोर के लिए इंटरव्यू दिया था ओके। फॉर इंटीग्रेटेड पीजी, अच्छा अच्छा। बट नहीं किया। हाँ हाँ, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी दिया था, ठीक है, कि इंटीग्रेट उसी टाइम पे मैं भी गया था पीएचडी, इंटीग्रेट पीएचडी का इंटरव्यू देने आईआईसी बेंगलोर में। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरा भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब आते हैं आईआईटी के की जर्नी पे। तो कैसा रहा आपका 2 साल तक का सफर? आप बताना चाहें कैसा आईआईटी के में मैथमेटिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसका इन्वायरमेंट कैसा रहता है, और मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं आईआईटीज में, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? यस इशू। एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आईआईटी कानपुर का। मतलब फर्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में तो कोविड आ गया था, तो यस सब ऑफलाइन मोड में शिफ्ट हो गया। तो वो तो काफी हेक्टिक था कि भाई ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड में मैथ्स पढ़ना यस काफी वो है। मतलब कनेक्शंस नहीं रहते, फिर आपके कनेक्शन जो बन पाते हैं आईआईटी कानपुर में होते हो तो आप अच्छे कनेक्शंस टीचर से कांटेक्ट करना और काफी सब इजी रहता है। बट जब मेन पॉइंट था तो फिर ऑनलाइन शिफ्ट हो गया तो। बिल्कुल। बट ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, एग्जाम्स देना, ओके। मतलब कॉन्टिन्यूस एग्जाम, मिड सेम एंड सेम। ओके। सो एमएससी का आई थिंक सबका सेम ही रहता है, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ का, कि जैसे सेम मिड सेम एग्जाम होते थे और देन एंड सेम, ठीक है, क्विज वगैरह जो डिपेंड टीचर्स पे करता टीचर्स है। पे डिपेंड करता था कि कितने क्विज ले रहे हैं। राइट राइट राइट।
ओके सो जैसे आपने और मैथमेटिक्स में आप बताना चाहें कि क्या क्या चीजें बताई जाती हैं एमएससी में, तो थोड़ा स्टूडेंट्स को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मोटिवेशन टाइप मिलेगी, इतनी सारी चीजें हमको आईआईटीज में सीखने को मिल सकती हैं। हाँ, मैं आईआईटी का करिकुलम काफ़ी अच्छा है। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आप आगे भी फ्यूचर में ये रहेगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इजिली कर सकते हो। स्टार्टिंग उनका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं वो, कि अच्छी अच्छी बुक्स प्रेफर करते हैं कि ये बुक पढ़ोगे, उन बुक से कर रहे हैं और ओपन एग्जाम है तो आप अच्छे से कोर आपका काफ़ी क्लियर हो जाता है। ओके। उस टाइम हम लोग काफ़ी प्रिपेयर्ड थे अपने एग्जाम्स वगैरह के लिए कि कोई एग्जाम होगा नेट गेट वगैरह कुछ भी तो अच्छे से कर सकते हैं। बट कोविड की वजह से सब कुछ डिले हो गया, एग्जाम्स हो ही नहीं रहे थे तो फिर काफ़ी लेट हो गया था। ओके सो आपने जो 2 साल जो कि कोविड का टाइम था, जैसा मेरा भी वही सेम बिल्कुल 2019 और फिर 2020 में कोविड आ गया था, ठीक है, वही सेम टाइम, ठीक है। तो जो आईआईटी के से आप जब निकले बाहर, ठीक है, तो आपके दिमाग में मतलब चॉइसेस थी कि बस, फिर उसके बाद आपने क्या दिमाग में चल रहा था आपके कि जब मैंने आईआईटी से एमएससी मैथमेटिक्स कर ली, तो उस टाइम पे मैं एक्चुअल सिचुएशन जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था और आपने क्या स्टेप्स लिए। एक्चुअली उस टाइम मेरा ये था कि अब हो गई है कंप्लीट, और उस टाइम नेट एग्जाम हुआ नहीं था 21 में हम प्रिपेयर थे, बट हुआ ही नहीं एक बार भी कि नेट एग्जाम क्लियर करेंगे तो अच्छी आईआईटीज वगैरह में, एनआईटीज में, या फिर कहीं मानता कि पीएचडी करनी है तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से करें। बट घर वालों को भी डर था कि भी कोविड के टाइम पे बाहर जाना भी सेफ नहीं है और ये सब चीज़ें, तो सोचा यस। चलो फिर क्या कर, घर के पास दिल्ली है तो दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में देख लेते हैं। तो फिर ऐसे ही कि चलो कि भी ठीक है देखते हैं कि एग्जाम ट्राई करते हैं, तो फिर एग्जाम क्लियर हो गया एनएसयूटी के लिए। तो फिर ओके। अच्छा ठीक है, तो सोचा कि चलो ले लेते हैं एडमिशन, तो वो एक अच्छा वो होगा कि अगर कहीं और एडमिशन लेते हैं बाद में कि भी ब्रेक के बाद भी, तो अच्छा पॉइंट पड़ेगा कि हाँ कर रखा है, एक्सपीरियंस है किसी के यस। पास। तो ज्वाइन कर लिया तो फिर वहाँ अच्छा लगा, तो टॉपिक अच्छा था, गाइड सुपरवाइजर अच्छे थे, तो इसलिए सोचा कि चलो इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके सो एनएसयू। मेन हाँ, यस यस, बोलिए। हाँ कि मेन ये था कि मेरा मन कि एमटेक करने का भी था, कि एमटेक गेट में अगर अच्छी रैंक आ जाती है तो एमटेक के लिए परस्यू कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए एग्जाम भी दिया था, आईएसआई कोलकाता का एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो एग्जाम एंट्रेंस क्लियर हो गया बट इंटरव्यू नहीं हो पाया, तो ओके। देखिए। ओके सो आप फिर एनएसयूटी से आप कंटिन्यू कर रहे हैं पीएचडी, ठीक है। तो मेरा अब ये क्वेश्चन है कि जैसे जो आईआईटीज प्रोवाइड करवाती है, जैसा कि ईशू ने बताया कि एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है, कि जैसे ओपन बुक एग्जाम भी होते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि आप बुक लेके जा सकते हैं और टीचर आपको मतलब एक तरीके से चैलेंज दे रहा है कि आप क्वेश्चन करके बताओ मेरे, ठीक है, आपके वो 2 क्वेश्चन है, 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, और चैलेंज है, आप बुक ले जाइए और फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। यही आईआईटी है, ठीक है। और आईआईटीज में बहुत सारे फेस्ट होते हैं, वो सबको पता है आज के टाइम पे, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो सराउंडिंग में आपको केवल पढ़ाई के लिए इम्प्रूवमेंट नहीं करती, आपका जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा होता है आईआईटीज में, ठीक है। और जैसा ईशू ने बताया कि सब्जेक्ट वाइज तो आईआईटीज ऑब्वियसली बेस्ट है ही, ठीक है, कि उसमें आपकी सब्जेक्ट को कमांड मिल जाती है। और जो आप सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम की बात करते हैं, तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये तो मैं क्रैक ऑब्वियसली हो ही जाएगा, ठीक है। बट जैसे उस टाइम पे कंडीशन सबके लिए बिल्कुल वही थी, ठीक है, कि उस टाइम्स पे एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, सिचुएशंस ऐसी थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे 2025 में इन्होंने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो हम उनकी बात करते हैं अभी, ठीक है। तो आप सीएसआईआर नेट एग्जाम आपकी ऑल इंडिया रैंक 43 अचीव की है आपने, तो उस एग्जाम के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। नेट नेट का एग्जाम इतना टफ भी नहीं है और ना इतना इजी है, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आप कर सकते हो कि सब्जेक्ट्स नेट के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कुछ टॉपिक्स ही करो। पूरा कंप्लीट सिलेबस तो कभी नहीं हो पाएगा कि आप किसी सब्जेक्ट में कमांड है तो वही, कि प्योर अप्लाइड यूनिट 4 यूनिट्स में डिवाइड है सिलेबस, तो आप कोई भी 2 यूनिट कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट थर्ड, इस टाइप से। तो ओके। उनको अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से करोगे
क्योंकि जैसे मैं पीएचडी कर रही थी तो मेरा पीएचडी का वर्कलोड भी था, साथ में हम टीचिंग कर रहे हैं एनएसयूटी में, तो हम ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहे थे, ज़्यादा टाइम उसको डिवोट भी नहीं कर सकते हम। थोड़ा बहुत 1-2 घंटे अगर मिल गया पूरे दिन में तो दे पा रहे हैं, वरना फिर कभी कभी नहीं दे पा रहे, वीकेंड से प्रिपरेशन कर पा रहे हैं बस। कि कभी एक पेपर का, रिसर्च पेपर का काम चल रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। जैसे अभी इस टाइम पे मेरे खुद के पेपर की रिवीजन चल रही थी, 1-2 पेपर्स की, तो मुझे उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना था एज कम्पेयर टू नेट। बिल्कुल। तो फिर वही था कि उसका टाइम डेडलाइंस होती है वो, तो कि भी इस टाइम पे सबमिट करना ही है। जैसे 28 को एग्जाम है तो मेरे पेपर 22 पेपर की डेडलाइन है कि इसका रिव्यू सबमिट करना है, तो ओके। ऑब्वियसली उसको ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है कि भी यही है। बट हाँ, ओवरऑल कि हमने पहले से पढ़ा हुआ था, तो इसलिए फिर हम इसको कंटिन्यू कर पा रहे थे कि भी हाँ चलो अब कर लेते हैं, ओके। तो इसलिए तो एग्जाम सो पाया। ओके, सो कहीं ना कहीं वो जो आईआईटीज का जो बेस वो बनाते हैं, ठीक है, वो हमको शायद हमारे माइंड को लाइफ टाइम, ठीक है, वो हम्म। काम देता है, ठीक है, कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है कि यार हम पढ़ेंगे तो कर ही लेंगे, ठीक है। और ज्यादा हाँ, पढ़ने का भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही ऐसा है, वो कॉन्फिडेंस, वो इतने पेपर ले लेते हैं और इस तरीके के पेपर लेते हैं कि आपका दिमाग पूरी तरीके से ओपन हो जाता है चीजों को सोचने के लिए, ठीक है। तो इशू मेरा इससे, एग्जाम हाँ, ये, 2-2 एग्जाम है तो फिर पहले से ही रिवीजन होगी तभी दे पाएंगे, वरना तो कहाँ ही प्रिपेयर कर पाते हैं आईआईटीज में। बिल्कुल बिल्कुल साथ सही के साथ बात। एग्जाम के साथ साथ प्रिपेयर क्या कर पाते हैं। नहीं कर पाते, सुबह भी बिल्कुल। हो रहा है, शाम भी हो रहा है, नेक्स्ट डे फिर से एग्जाम है। बिल्कुल यही सिनेरियो रहता है आईटीज में, ठीक है, कि सुबह और शाम को भी एग्जाम, दोनों लगातार एग्जाम भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो यही आईआईटीज आपको सिखाती है चैलेंज सिचुएशन में रहना, आप कैसे सरवाइव कर पाते हैं, और वहां पे सीजीपीए बनाना भी इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। बहुत मुश्किल काम है वहां पे। अगर किसी प्रोफेसर का दिमाग मतलब ऐसा कि मेरे को नहीं देना है बच्चों के नंबर, तो वो नहीं देते हैं चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो वो तो नहीं देंगे। हाँ, नेगेटिव एग्जैक्टली। मार्किंग, एमसीक्यू विद नेगेटिव मार्किंग, एमएसक्यू विद नेगेटिव। जो उनका मन करे, किसी एक टॉपिक से उन्हें अगर पूरा पेपर बनाना है तो वो एक टॉपिक से बना देंगे, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि बच्चा पूरा सिलेबस करके आ रहा है या नहीं करके आ रहा। बिल्कुल, ये आईआईटीज के प्रोफेसर को बहुत फ्रीडम ये वाली तो रहती ही है, ठीक है, जब भी वो बच्चा निखर के आता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ईशु, आपने अभी करंटली ही रैंक अचीव करी है, तो आप जैसे कुछ टॉपिक्स सजेस्ट करना चाहें, या आपने कहीं से कुछ प्रैक्टिस करी हो उसके बारे में आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। यस। नहीं, मैंने ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, बस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस किया था, सीएसईआर नेट भी और गेट के लिए भी। गेट मैंने एक्चुअली हर बार दिया है, मतलब ऐसी ही रैंक इंप्रूव करने के लिए, तो हर बार हो रही थी कि फर्स्ट टाइम 1000 रैंक है, फिर 600, फिर ऐसे ऐसे इम्प्रूव ओके। हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, फिल कर देते हैं फॉर्म, अगर कुछ इम्प्रूव होता है तो अच्छा ही इम्पैक्ट करेगा। ओके। तो इसीलिए ऐसे ज़्यादा प्रिपेयर तो नहीं किया, बट वही है कि प्रैक्टिस में थे तो फिर इसलिए हो पा रहा था। ओके। सो कंटिन्यूअसली और आप प्रैक्टिस करते जा रहे थे, ठीक है, और हम्म, पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं हर वीडियो में जिनसे भी बात करता हूँ उनके सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि पीवाईक्यूज से आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो हम्म, इशू सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम का सिलेबस, जैसे केमिस्ट्री में बात करें तो ऑब्वियसली लगभग अप्रोक्स सेम ही रहता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कैसा रहता है, कैसा पैटर्न चेंज हो जाता है पूरी तरीके से सीएसआईआर नेट और गेट का? नहीं, नेट में वही है कि आपका पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, 3 टाइप के। पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट बी एमसीक्यू, एंड पार्ट पार्ट सी इज फॉर एमएसक्यू। तो एमएसक्यू में वही 4.75 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं विद ओके। नो नेगेटिव मार्किंग, बट एमएसक्यू है तो आपको हर ऑप्शन सेलेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। ओके। और पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग है, 2/3, थर्ड 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 2/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और पार्ट ए में भी नेगेटिव मार्किंग है जनरल एप्टीट्यूड के लिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये गेट के एग्जाम के बारे में आप कुछ बताना चाहें? गेट में वही 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड और 85 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पेपर होगा। तो उसमें वही आपके एनएटी, एमसीक्यू एंड एमएसक्यू हर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, 1 और 2 मार्क्स। ओके।
सो एनएटी और एमएसक्यू के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर एमसीक्यू के लिए है, वही 1/3। ओके 1 मार्क्स के क्वेश्चन 1/3, और उसके लिए 2 मार्क्स के लिए 2/3 की नेगेटिव मार्किंग। ओके सो मतलब केमिस्ट्री ये हर डिपार्टमेंट में गेट का जो सिनेरियो रहता है वो लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो जैसा इशू की रैंक हर साल, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। 274 रैंक तक ये अचीव कर चुके हैं इस साल, ठीक है। तो इशू मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आप पीएचडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि आप किस बैकग्राउंड किस टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम पे वो कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। यस। एक्चुअली मैं रिसर्च कर रही हूँ स्टोकेस्टिक एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस में, जो स्टैट्स का टॉपिक है। और मेरा जो मेन करंट डोमेन है वो है ड्रोन्स, हैब्स, मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क में। ओके। कम्युनिकेशन नेटवर्क में कैसे हम ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं। तो वो अच्छा। एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आगे वाले आने वाले फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज होगा, क्योंकि ड्रोन्स आजकल के टाइम में काफ़ी यस। इम्पोर्टेंट है ही, एन ओके। इम्पोर्टेंट सिनेरियोज। तो इसमें मेरे अभी तक 4 पेपर्स पब्लिश्ड है ओके। इन सीए जर्नल्स। और जो लास्ट वन पब्लिश्ड है वो तो सबसे टॉप जर्नल रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग एंड सिस्टम सेफ्टी में पब्लिश्ड हुआ है। वो ओके। सबसे टॉप जर्नल है हमारी फील्ड में। तो वो अच्छा। काफ़ी अच्छा impact करेगा। ओके और सो फ्यूचर स्कोप इसका काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आई विल कंटिन्यू माई पीएचडी इन दिस फील्ड। ओके तो अभी आपका जैसे पीएचडी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, और अभी रिसेंट में ही इन्होंने टॉप मोस्ट जर्नल में अपना पेपर पब्लिश किया है, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप पीएचडी अभी कर रहे हैं साथ में, तो अभी बहुत टाइम आपने मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में दे दिया है। इवन हम बात करें तो लगभग 10 एक साल की अगर हम बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स से कर रहे हैं, तो इसमें आप स्कोप बताना चाहें कि स्टूडेंट जैसे निकल रहा है 12th पास करके, हम जेई की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, बट बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है। तो वो बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली बीएससी की तरफ जाते हैं। एक बहुत बड़ा जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो बीएससी की तरफ जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो आप मैथ के स्कोप्स के बारे में बताना चाहें स्टूडेंट्स को जिनका इंटरेस्ट बने मैथमेटिक्स में, कि आप आगे आने वाले फ्यूचर में मैथ हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट रख सकता है। यस। हाँ, आज के टाइम में तो मैथ्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप अगर आजकल के फील्ड में एआई एराज है ये, तो एआई में मैथ्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आप काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। आप अब तो जैसे उस टाइम पे तो फिर भी काफ़ी कम था कि आप इंडस्ट्री एरिया ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, बट अब तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री एरियाज भी काफ़ी प्रेफरेंस करते हैं कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आए, स्टैट्स में जिन्होंने बीएससी की हो, मैथ्स में बीएससी की हो, मैथ्स जिनका अच्छा बैकग्राउंड हो, तो वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करके तो काफ़ी अच्छा वो कर सकते हैं। डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, इन सब के पोस्ट के लिए काफ़ी एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सेम एमएससी, अगर वो अच्छा करना चाहते हैं कि उनको अच्छी जगह से करना है, तो एमएससी, आईआईटीज, आइजर, आईएससी, इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ओके। फिर ऐसे ऐसे प्रिपेयर करने के बाद अगर उनको आगे एकेडमिया में जाना है या फिर और अच्छा करना है, तो फिर पीएचडी की तरफ जा सकते हैं। वरना एमएससी के बाद भी आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो आगे इंडस्ट्री एरिया में अप्लाई करे, तो अच्छी पोजीशंस उनको मिलेगी विद अच्छे पैकेजेस के साथ। लाइक ओके। स्टार्टिंग पैकेजेस ही अच्छी होती है, 15-20 LPA के आसपास, तो वो कर सकते हैं। ओके सो ये जैसा इशू ने बहुत सारे डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, एआई टूल्स की जो बात करी है, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सुना जाता है। तो जैसे जो बीटेक बैकग्राउंड्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं और बी ये जो बीटेक बैकग्राउंड के जिन्होंने उनमें लैंग्वेज सीखते हैं, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, तो ये जैसा मैं इशू का भी देख रहा था, सीवी देख रहा था, तो उसमें इन्होंने भी वो सारी लैंग्वेजेस, ठीक है, सीखी हुई हैं, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम पे आई थिंक इशू मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि अभी मेरे रिसेंट में ही किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी को डाटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग में जाना हो और उसका बीटेक बैकग्राउंड नहीं हो, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, तो क्या आप मतलब आप कुछ उसका उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे, मतलब आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे। हाँ, आज के टाइम में जैसे अगर उसका मैथ्स बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली
बीएससी में भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, मेनली पाइथन सी प्लस प्लस पे फोकस किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा वो रहता है कि आप डीएससी कोर करो और फिर मशीन लर्निंग आप खुद से सीख सकते हो, आप कोई प्रोजेक्ट कर सकते हो उससे रिलेटेड। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है आज के टाइम में कि मैथ्स की फील्ड में ही, जैसे मैं खुद मैथ्स में पीएचडी कर रही हूँ, बट मैं मशीन लर्निंग डीप लर्निंग ये सब अप्लाई करती हूँ अपनी फील्ड में। तो आजकल तो टीचर्स के पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं कि आप किसी टीचर के साथ एनरोल हो जाओ या कोई इंटर्नशिप देख लो आप, मशीन लर्निंग से रिलेटेड एमएल इंजीनियर। तो काफ़ी ओके। अच्छा स्कोप है कि आप कर सकते हो या फिर खुद सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी साइट पे आजकल तो। यूट्यूब या कोई सर्टिफिकेट लेना है तो आपको कोर्सेरा, यूडेमी, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है जिन पे आप अच्छे से प्रिपेयर करके और फिर अप्लाई कर अपीयर सकते। कर सकते ओके। हो। और मैं जैसे एक्सप्लोर करती हूँ तो उसमें है कि वो लोग कह रहे हैं, काफ़ी सारी कंपनीज भी प्रेफर करती है कि हाँ आपकी बीएससी हो मैथ्स में, आपको कोई अच्छी डिग्री हो तो आप प्रेफर करती है। मेनली बीटेक से कम है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। ओके। सो मेरा ये, जैसे कि ईशु ने बताया कि बहुत सारी चीजें आप अलग से भी सीख सकते हैं, ठीक है। बट ईशु, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे नॉर्मल अगर कोई इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट एमएससी करा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनसे एमएससी करके पास आउट होते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा था वो उसी एक यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपने साथ क्या सीख सकते हैं, कि जो वो एमएससी कर रहे हैं, ड्यूरिंग एमएससी वो क्या एक्स्ट्रा चीजें सीख सकते हैं, ड्यूरिंग बीएससी वो क्या एक्स्ट्रा चीजें सीख सकते हैं जो उनके सीवी में ऐड होता जाए। यस। क्या कहते हैं, वही मेन फोकस करे कि मैथ्स में उनकी लैंग्वेज स्ट्रांग हो। ओके। सी प्लस प्लस में आजकल पाइथन ज़्यादा वो है तो पाइथन पे अच्छे से कमांड रखे और ओके। कोर्सेज कर सकते हैं साथ में। और अच्छे आईआईटीज मतलब किसी प्रोफेसर के अंडर टू समर इंटर्नशिप या कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड निकली हुई है तो उसमें अप्लाई करके उससे और अच्छा अपना सीवी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। आईआईटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी आज के टाइम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। या फिर किसी भी किसी भी टीचर के अंडर अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो उसको। ले सकते हैं, मतलब बेसिकली आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं ड्यूरिंग बीएससी और ड्यूरिंग मास्टर्स, ठीक है। और ये आपको फॉर्म्स ऑब्वियसली ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, आपको वैकेंसीज होती हैं, इवन आईआईटीज के प्रोफेसर के पास भी इंटर्नशिप की वैकेंसीज होती हैं। बट ऑब्वियसली अप्लाई आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं अगर मैथमेटिक्स से थोड़ा सा हटके स्टेटिस्टिक्स की बात अगर मैं करूं, ठीक है, तो उसमें आप क्या, मतलब आपने उसको नहीं चुन के और उनको नहीं सेलेक्ट करके और मैथ बैकग्राउंड से आपने कंटिन्यू किया, तो उसमें आप थोड़ा स्कोप की बात बताना चाहें स्टूडेंट्स को। एक्चुअली मैथ्स एक वाइड वाइड है, उसमें स्टैट्स ऑलरेडी इंक्लूड है। बट अगर आप स्टैट्स में सिर्फ स्टैट्स में वो हो जाते हो, स्टैट्स से करते हो तो आपका बैकग्राउंड है वो छोटा हो जाता है कि आप सिर्फ स्टैट्स के लिए एलिजिबल हो, मैथ्स के लिए नहीं हो। अगर ओके। आपको एकेडमिया में जाने का मन है तो फिर आप सिर्फ स्टैट्स वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई कर पाओगे, मैथ्स में नहीं कर सकते। और स्टैट्स का कम है काफ़ी, मतलब यूनिवर्सिटीज कम प्रोवाइड करती है स्टैट्स की फील्ड में। जैसे अगर आईआईटी जैम है तो सिर्फ दो आईआईटीज, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर, जो एमएससी स्टैट्स ऑफर कर रही है, बाकी कोई आईआईटीज तो नहीं कर रही। यस, यस। तो और तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट यस, आपका जिसमें मन है तो आप उसमें अप्लाई करो। ओके। सो बेसिकली केवल बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा क्रेज होता है, ठीक है, कि जिनका आईआईटीज में नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं भी अभी जेई नीट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियसली, ठीक है, कि 30,000 40,000 बच्चों का होना है उस लाखों बच्चों में से। तो बहुत सारे बच्चे जो आज आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है ईशू ने, ठीक है, कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के साथ भी आप उन चीजों को सीख सकते हैं और अच्छी जॉब ले सकते हैं, क्योंकि मेन जो लास्ट में जाके जो टारगेट रहता है ऑब्वियसली जॉब का ही रहता है, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से बीएससी, देन अगर आपको एकेडमिया में जाना है तो एमएससी कर सकते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि साथ ही साथ आप चीजें सीखते रहें,
क्योंकि आज के टाइम पे आप जितना अपने सीवी में चीजें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, कंपटीशन और ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल बैचलर्स के लेवल पे ही कंपटीशन है, 11 12 के लेवल पे ही कंपटीशन है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे एमएससी और पीएचडी के, तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो आप बीएससी, देन फिर आप अकेडमिया में जाना चाहते हैं तो एमएससी कर सकते हैं। और एमएससी के बाद जैसा ईशू ने बताया कि आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अकेडमिया में कंटिन्यू कर सकते हैं तो करना चाहते हैं, तो आप पीएचडी, जो कि ऑब्वियसली आप बहुत सारे बच्चे उसको परस्यू करते हैं। और मैं, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन इशू ये है, ठीक है, और उसके बाद जो मेरा हर वीडियो में जिनसे भी मैं कन्वर्सेशन करता हूँ क्वेश्चन रहता है कि जो आईआईटीज में एक ऐसा मोटिवेशन आप देना चाहें बच्चों को कि जो आईआईटीज में नहीं होता है जिन बच्चों का, और वो फिर बीएससी करते हैं, और फिर एक और रास्ता है आईआईटी में जाने का थ्रू जेम एग्जाम। तो आईआईटीज और नॉर्मल यूनिवर्सिटीज, मतलब आईआईटी जैसा क्या ज्यादा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रही है कि बच्चे उसके लिए ज्यादा, ऑब्वियसली दो चार चीजें मैं हमेशा हर वीडियो में खुद से तो बताता ही हूँ, बट आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। आईआईटीज में इन्वायरमेंट काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा कि आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे बन जाएंगे, कि आपके सब जो आपके कलीग्स हैं, मतलब जो आपके साथ है, फेलोज है, वो सब, उन सबको साथ की सब सब अच्छे पढ़ रहे हैं। सब लोग एक इक्वल उस पर जाना चाहते हैं कि भी हाँ, सब एक अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, सब एग्जाम क्लियर करके आए हैं, तो सब लोग अच्छा अच्छा चाहते हैं। और यही है कि क्या कहते हैं, वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट तो मिलेगा ही आपको, कि आप अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे, वेल क्वालिफाइड है सब। यस यस। तो अगर आपको कहीं जाना है तो आपका एक आईआईटी टैग होना तो काफ़ी अच्छा, इम्पोर्टेंट तो रोल। मानते ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि बिल्कुल कोई भी कि बिल्कुल। हाँ, आईआईटी से आपने की है तो। बिल्कुल, अगर आप किसी जॉब के लिए प्रेफरेंस करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो आईआईटी का टैग है वो आपको फर्स्ट टाइम, इवन लाइफ टाइम भी, ठीक है, आपको बहुत हेल्पफुल करता है। ठीक है। तो हर कन्वर्सेशन में इशू, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहता है कि सबके लाइफ में जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, आप 10 साल से एकेडमी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, एकेडमिया से, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, तो कभी जैसे कुछ एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते हैं और फिर से खड़ा होना पड़ता है हमको नए एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ जैसे, ऑब्वियसली आप कि 2025 तक आप अभी भी हमको कि हम एग्जाम दे रहे हैं और अच्छी रैंक अचीव करते जा रहे हैं, तब उन स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि मतलब आप क्या करते हैं उन चीजों से बाहर आने के लिए कि मेरे को वापस, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, हम पूरे साल एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद वापस हमको नेक्स्ट ईयर वही एग्जाम देना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभालना। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आज के आने वाली जनरेशन को, आज की जनरेशन को और आगे आने वाली जनरेशन को? जैसे कि कोई एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो वही आप चेक करो कि आपका क्यों नहीं हो पा रहा, कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग नहीं है, कि आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करो कि किस पार्ट में सबसे कम क्यों रहे, किस क्या रीज़न था। तो उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो आप नेक्स्ट टाइम अच्छा प्रिपेयर करके कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम जब नेट का एग्जाम देते, तब मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, बट मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था, तो उस टाइम मैं काफ़ी सैड थी कि भी क्यों नहीं हो पाया। तो फिर मैंने अपने हर पार्ट में मार्क्स कैलकुलेट किए कि अच्छा, इसमें इतने इतने मार्क्स से अगर मैं थोड़ा सा और स्कोर कर पाती, इस पार्ट में मेरा कम रह गया, तो मैं और अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैंने उसको इम्प्रूव किया, तो नेक्स्ट टाइम मेरी रैंक इम्प्रूव हो गई। तो यही मेन है कि आपका जो पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो उसको अच्छे से स्ट्रांग करो, तो आपका हो जाएगा। ओके। और तो बाकी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते ही है कि भी एग्ज़ाम के टाइम पे क्या सिचुएशन है। यस। तो जैसे ईशू ने बताया कि आपको अपनी गलतियों पे ध्यान देते हुए, ना कि उस चीज पे अटक के, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैं ईशू के रिज्यूम में, सीवी में देख रहा था कि उन्होंने कभी भी मतलब चीजें ड्रॉप नहीं की हैं, ठीक है, कि लगातार अपने बैकग्राउंड से जुड़ी रही हैं। ठीक है, और इसलिए ही आज इस साल इन्होंने रैंक अचीव करी है, जो कि ऑब्वियसली 15,000 बच्चों में, 30,000 बच्चों में, और ऑल इंडिया रैंक 243 और 56 रैंक लाना
43 रैंक लाना कोई कम बात नहीं है, ठीक है। तो इशू की थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत वैल्यूबल टाइम हमको दिया, और बहुत सारे बच्चों को ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और क्योंकि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड ऐसा है कि जो आज की आने वाली जो जनरेशन है, जो बीटेक आईआईटी से नहीं कर पाती है, या वो उनका बीएससी में जो मन बीएससी की तरफ जो मूव करती है, तो मैथमेटिक्स में भी बहुत ज्यादा स्कोप है आज के टाइम पे। और ईशू ने जैसा आप सभी को इस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ईशू। थैंक यू।